हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th के बड़े भाई साहब पार्ट का एक्सप्लेन करेंगे। बड़े भाई साहब पार्ट को मैंने दो पार्ट में बनाया है। फर्स्ट पार्ट ये है और इसके बाद हम लोग दूसरा पार्ट बनाएंगे। बड़े भाई साहब के लेखक हैं प्रेमचंद्र जी। प्रेमचंद्र जी उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। उनकी जितनी भी रचनाएं हैं, कहानियां हैं, वो सभी कुछ इतनी ज्यादा अच्छी हैं और लोगों से संबंधित हैं, समाज से संबंधित उसमें समस्याओं को उठाया गया है। और इनकी जितनी भी कहानियां होती हैं वो पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ, ये सही में हमारे साथ घटित हुआ है या हमारे आस पड़ोस में ऐसा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो सभी समाज से संबंधित हैं, लोगों से जुड़ी हुई हैं और उसको पढ़ने के बाद कभी भी ये नहीं लगता है कि ये लेखक की सिर्फ एक कोरी कल्पना है, बल्कि ये लगता है कि हाँ, ये तो हम सभी के साथ में घटित हो रही है। प्रेमचंद्र जी का जन्म 13 जुलाई 1880 को बनारस के लमही गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में हुई थी। पात्र परिचय दे तो इसमें एक लेखक हैं और दूसरे उनके बड़े भाई साहब हैं। जो लेखक हैं वो तीव्र बुद्धि के थे, वो कम पढ़ते लिखते थे, खेलने कूदने में भी ज्यादा ध्यान देते थे, लेकिन फिर भी वो कक्षा में प्रथम आते थे। दिन भर खेलने और ना पढ़ने के कारण वो अपने बड़े भाई से डांट भी खाते थे। और लेकिन ये भी था कि इतना डांट खाने के बावजूद भी उनका जो खेल के प्रति मोह था वो उसको त्याग नहीं पाते थे, उसको छोड़ नहीं पाते थे, लेकिन जिसकी वजह से कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती थी कि उन्हें काफी परेशानी भी झेलनी पड़ती थी। उन्हें अपने भाई का डांट भी सुनना पड़ता था, लेकिन कितना भी डांट सुन ले, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता था। वो वापस घूम फिर करके उसी स्थिति में आ जाते थे। दूसरे पात्र है बड़े भाई साहब, जो कि स्वभाव से अध्ययनशील हैं, जो लगातार पढ़ते ही रहते थे, दिन रात किताबें खोल के बैठे ही रहते थे और ना पढ़ने वाले छोटे भाई को डांटा करते थे और ना पढ़ने से होने वाली हानियों के बारे में भी उन्हें बताते रहते थे। और एक बहुत बड़ी विडंबना ये भी कह सकते हैं कि इतना अधिक पढ़ने के बावजूद भी वो बार बार कक्षा में फेल हो जाते थे। बड़े भाई साहब, जैसा कि शीर्षक से ही हमें ये पता चल रहा है कि हाँ भाई, इसमें एक छोटे भाई हैं और दूसरे बड़े भाई हैं और बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है कि बड़े भाई साहब, अर्थात कहीं ना कहीं हमें उन्हें बहुत अधिक सम्मान भी देना है, जैसा कि लेखक भी देते थे। और ये आधुनिक जमाने की नहीं है, थोड़ी सी पहले की कहानी है। तो पहले के जमाने में ऐसा होता भी था कि जो भी बड़े भाई होते थे वो पिता के समान होते थे और हम सभी लोग, चाहे जो भी घर के छोटे बड़े जो भी थे, सब उनको काफी मान और सम्मान देते थे। उसी तरीके से जो लेखक हैं उनके भी बड़े भाई साहब थे तो वो भी उनको काफी सम्मान देते थे। इसीलिए इसका शीर्षक का नाम है बड़े भाई साहब। अगर लेखक चाहते तो सिर्फ और सिर्फ इसका नाम बड़े भाई भी रख सकते थे, लेकिन उन्होंने उस सम्मान को देने के लिए ही इसका शीर्षक का नाम रखा हुआ है बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब जो थे वो लेखक से 5 साल बड़े थे, लेकिन 5 साल बड़े होने के बावजूद भी वो उनसे 3 दर्जे यानी 3 कक्षा ही आगे थे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब लेखक ने शुरू किया था। और लेकिन जो बड़े भाई साहब थे वो तालीम यानी कि पढ़ाई के विषय में जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे। उनका ये मानना था कि अगर भवन या फिर जो घर होती है, अगर उसकी बुनियाद मजबूत होगी तो ही उस पे एक मजबूत मकान और आलीशान महल बन सकता है। इसीलिए वो एक एक साल या फिर कह सकते हैं कि एक एक वर्ग में या एक एक क्लास में कम से कम 2 बार तो पढ़ते ही थे। और वो इस वजह से होता था क्योंकि वो बार बार फेल होते थे। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि बुनियाद मजबूत करने के चक्कर में वो एक ही क्लास में 3 साल तक भी लगा देते थे। और जो लेखक थे वो छोटे थे, उनकी उम्र 9 साल की थी और उनके बड़े भाई साहब की उम्र 15 साल की 14 साल की थी। लेखक छोटे थे, उनकी उम्र 9 साल की थी और जो बड़े भाई साहब थे उनकी उम्र 14 साल की थी। और कहीं ना कहीं उनका भाई अधिकार भी था, क्योंकि वो बड़े थे तो छोटे भाई को गलत राह पर नहीं जाने देने के लिए वो उनकी निगरानी भी करते थे, देखभाल करते थे और उनको डांटते भी थे। तब्दी मतलब डांटना होता है, तो उनको डांटते फटकारते भी थे। और जो छोटे भाई थे उनकी शालीनता कह सकते हैं यानी समझदारी इसी में थी कि वो उनके हुक्म को कानून मानते चले। बड़े भाई साहब जो स्वभाव था वो बहुत ही अध्ययनशील थे, यानी हमेशा पढ़ते रहते थे, हरदम किताब खोल के बैठे रहते थे। और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कभी वो जो भी कॉपी रहती थी या फिर जो किताब का अंतिम छोर होता था
उस पर चिड़िया, कुत्ते, बिल्ली आदि की तस्वीर बनाया करते थे। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि वो एक ही शब्द को 10-20 बार लिख डालते थे। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि कोई शेर होती थी, उसके सुंदर अक्षरों का नकल करते थे। ये सारी चीजें वो अपने दिमाग को आराम देने के लिए करते थे, क्योंकि ज्यादातर समय तो वो हमेशा पढ़ते ही रहते थे। और कभी ऐसी शब्द रचना भी करते थे जिसमें कोई अर्थ ही नहीं होता था, और ना ही उसका अक्षर से तालमेल बैठता था, अर्थात ना ही कोई सामंजस्य था। एक बार ऐसा हुआ था कि जो छोटे भाई साहब थे उन्होंने उनकी किताब देखी, और जिसपे स्पेशल, अमीना, भाई भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम, ये सब लिखा हुआ था। और इसके बाद एक आदमी का चेहरा भी बना हुआ था। तो लेखक ने सोचा कि शायद ये कोई पहेली है, यानी जो छोटे भाई थे उन्होंने ये सोचा कि शायद कोई पहेली है, देखूं मैं कोशिश करके इसका अर्थ निकाल के। लेकिन वो उसमें असफल रहे, क्योंकि इन शब्दों का ना तो कोई मेल हो रहा था, ना ही उस चित्र का उससे कोई मेल हो रहा था। और डायरेक्ट उनसे पूछने की हिम्मत तो उनमें थी नहीं, लेखक में। और वे 9वीं जमात में थे, यानी वो कक्षा 9 में थे, और जो लेखक थे वो 5वीं कक्षा में थे। उनकी रचनाओं को समझना, लेखक ने कहीं ना कहीं ये व्यंग ही किया है कि उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटे मुंह बड़ी बात होगी, कि अर्थात मैं इतना छोटा हूँ और वो मुझसे इतने बड़े हैं, क्लास में भी इतने आगे हैं, तो उनकी जो बातें हैं समझ नहीं पाऊंगा। और दूसरी तरफ लेखक थे कि जिनका पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। यदि वो 1 घंटे भी किताब खोलकर बैठ जाते थे तो वो उनके लिए पहाड़ के जैसा लगता था, और वो सोचते थे कि कब यहाँ से निकल जाऊं। और जब भी उन्हें मौका मिलता था तो वो हॉस्टल से निकल करके मैदान में आ जाते थे। तो कभी कंकड़ उछालते थे, कभी कागज की तितलियां उड़ाते थे, कभी कोई साथी मिल गया तो उससे ही बातें गप्पे करने लगते थे, कभी चारदीवारी पर चढ़ते थे, उस पे से नीचे कूदते थे, कभी कोई अगर गेट है, फाटक यानी गेट, और कभी कोई गेट है तो उस पर खड़े होकर के आगे पीछे करते थे, मोटरसाइकिल का आनंद उठाते थे। यानी बाल सूरत छोटे बच्चे उस समय में जो भी चीजें करते थे, जैसे खेलते थे, जैसे भी उनको मनोरंजन मिलता था, वो सारी चीजें जैसे सब छोटे बच्चे करते थे वैसे ही लेखक भी करते थे। लेकिन कमरे में आते ही वो, जब ये सारी हरकतें करके वापस जब कमरे में आते थे, तो जो बड़े भाई साहब का जो रौद्र रूप देखते थे तो उनके प्राण सूख जाते थे। रौद्र यानी अत्यंत क्रोधित या भयानक गुस्से वाला, और उनके प्राण सूख जाना यानी बुरी तरीके से वो डर जाते थे उनकी करके। और बड़े भाई साहब का पहला सवाल हमेशा यही होता था कि कहाँ थे। और ये सवाल उनका जैसे एक तरीके से आदत पड़ चुका था, और हमेशा उनको यही सवाल पूछा जाता था कि कहाँ थे, और जिसका जवाब लेखक के पास होता था, लेकिन भाई वो बड़े भाई के साहब का सम्मान करते थे, तो वो हमेशा मौन रह जाते थे, अर्थात हमेशा चुप रह जाते थे, और उनके मुंह से एक बात भी निकलती नहीं थी। और जबकि वो चाहते तो ये बोल सकते थे कि हाँ मैं बाहर खेल रहा था, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं थे, चुपचाप रह करके अपनी गलती मान लेते थे। और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई दूसरा इलाज भी नहीं था कि वो थोड़ा सा गुस्सा और थोड़ा प्यार भरे शब्दों में उन समझाने का प्रयास करते थे। फिर बड़े भाई साहब उनको बताते भी थे कि भाई जो तुम पढ़ाई कर रहे हो ये सब इतना आसान नहीं है। अगर तुम इस तरीके से अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रह जाओगे, और एक हर्फ भी नहीं आएगा, हर्फ यानी एक अक्षर भी तुमको नहीं आएगा जिस तरीके से तुम पढ़ रहे हो। और अंग्रेजी पढ़ना कोई आसान बात नहीं है, ये हंसी खेल की कोई बात नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि इसको कोई भी ऐरा गैरा नथु खैरा, मतलब जिसका मन करे, जो एकदम बेकार नकारा हो, वो कोई भी सीख करके अंग्रेजी का विद्वान बन जाएगा। अंग्रेजी सीखने के लिए दिन रात आंख फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, अर्थात बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और तब कहीं जाकर के विद्या आती है। और उस समय के लिए भाई ये भी बात था कि उस समय ज्यादातर हिंदी बोला जाता था, और किसी भी दूसरी भाषा को सीखने के लिए जाहिर सी बात है काफी कठिन मेहनत करना तो पड़ता ही है। हालांकि आज के बच्चों के लिए ये बहुत आसान है, लेकिन उस समय के लिए अंग्रेजी पढ़ना, बोलना और सीखना और आना बहुत बड़ी बात होती थी। तो वो उसी समय के हिसाब से लेखक के जो बड़े भाई थे वो उनको समझा रहे थे, और वो बता रहे थे कि तुम खुद कितने आलसी हो, बेकार हो, और थोड़ा भी मेहनत नहीं करते हो, और तुम मुझे देख करके नहीं सीख रहे हो कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी सफल नहीं हो पा रहा हूँ। तो तुम्हें तो अपनी आंखों के सामने ही बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे उदाहरण है, और उसको भी देख करके अगर तुम नहीं सीख पा रहे हो तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर नहीं है। अर्थात तुम्हारी आंखें तो सत्यता को देख रही हैं, लेकिन जो तुम्हारी बुद्धि है चुकी है, और उसके आगे उसको सीख कोई नहीं मिल पा रही है। तुमने मुझे देखा है कि इतने ढेर सारे मेले तमाशे, यानी उस समय भाई मनोरंजन का साधन होता था मेले,
उसमें सब लोग जाते थे, अपने सामान और जरूरत की चीजें लेते थे। तो वहीं वो कहते हैं कि तुमने मुझे कभी देखा है कि मैं कभी मेले में घूमने जाता हूँ, या फिर क्रिकेट या हॉकी का मैच होते रहता है उसमें कभी मैं जाता हूँ, कभी उसके पास भी नहीं जाता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ता ही रहता हूँ। और उसके बावजूद भी मैं एक ही दर्जे यानी एक ही क्लास में 2-2 3-3 साल पढ़ा रह रहा हूँ। और फिर भी तुम ये कैसे आशा कर सकते हो कि तुम बिना पढ़े खेलकूद में अपना वक्त गवा कर यानी अपना वक्त बेकार करके फिर भी पास हो जाओगे। अगर मुझे 2-2 3-3 साल लग जा रहे हैं और तुम्हारी उम्र तो फिर भी कम है, और तुम उतना मेहनत भी नहीं करते हो, तो इस हिसाब से तो तुम जीवन भर उसी क्लास में पड़े रह जाओगे। और अगर इस तरह तुम्हें अपनी उम्र गंवानी है, अपना समय बेकार करना है, तो फिर यहाँ से चले जाओ और जा करके सिर्फ गुल्ली डंडा ही खेलो। और जो दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों खराब करते हो? क्यों? क्योंकि भाई उनके दादाजी ने काफी मेहनत किया था, उनको पैसे दिए थे, हॉस्टल में रखा था, पढ़ने के लिए भेजा था। तो बड़े भाई साहब वही वास्तविकता उनको समझाने का प्रयास कर रहे थे कि सिर्फ तुम्हें अगर गुल्ली डंडा ही खेलना है और सबका वक्त खराब करना है, फेल ही होना है, तो तुम यहाँ से चले जाओ और दादाजी के पैसों को ऐसे ही नुकसान मत करो। और जो लेखक थे, जब इतनी डांट सुन लेते थे, लताड़ यानी डांट फटकार होता है, तो इतनी डांट सुनने के बाद जाहिर सी बात है किसी को अच्छा तो लगेगा नहीं। वैसे भी लेखक भी आंसू बहाने लगते थे, और उसके अलावा उनके पास और जवाब ही क्या था। और अपराध तो मैंने किया ही था, तो लताड़ कौन से? यानी लेखक को इस बात का एहसास था कि हाँ मैंने गलती किया है, और अगर गलती किया है तो डांट भी मुझे ही सुननी पड़ेगी। और भाई साहब तो उपदेश की कला में निपुण थे, और उनके जो बड़े भाई साहब थे वो तो उपदेश देने में एकदम नंबर 1 थे। और ऐसी ऐसी चुभती हुई बातें कहते थे, जैसे लगता था कि सूखती बाढ़ चला रहे हो, यानी कोई तीर चला रहे हो। और वो जो तीर चलता था तो वो उनके जो जिगर के एकदम टुकड़े कर देता था, और उनकी हिम्मत पूरी तरीके से टूट जाती है। भाई कहा भी जाता है कोई जरूरी नहीं होता है कि इंसान किसी को मारे। कई बार ऐसा होता है कि शब्दों के वार बहुत तीखे होते हैं और बहुत ज्यादा गहरा घाव करते हैं, और ये माना भी जाता है कि शरीर पर लगे हुए घाव भर जाते हैं, लेकिन जो शब्दों के जो तीर चलते हैं और उनसे जो जख्म बनता है वो जल्दी भरता नहीं है। तो जो लेखक थे जब इतना सब कुछ सुनते थे तो उनकी भी हिम्मत कहीं ना कहीं टूट जाती थी। फिर वो क्या करते थे कि सोचने लगते थे, बहुत सारी चीजें अपने में हिम्मत जुटाने लगते थे, और थोड़ी देर के लिए निराश भी हो जाते थे। फिर वो सोचते थे कि अच्छा होगा कि मैं घर चला जाऊं, और जब ये इतना मेहनत का काम है, इतना पढ़ाई करने के बावजूद सही में बड़े भाई साहब की अगर ये हालत है, वो फेल हो रहे हैं, तो मेरा क्या होगा? और अच्छा ही होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊं और वो काम करूं ही क्यों जिसकी वजह से मुझे सफलता मिले ही नहीं, और मैं अपना और दूसरे को खराब करूं। और उन्हें ये भी था कि वो इतने निराश हो जाते थे बड़े भाई साहब की डांट फटकार सुन के कि वो मान लेते थे कि हाँ मैं मूर्ख हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, और मैं तो उतनी मेहनत भी नहीं कर सकता हूँ कि जितना बड़े भाई साहब कर रहे हैं। लेकिन 1-2 घंटे के बाद जब वो थोड़े से नॉर्मल होते थे तो जो निराशा होती थी वो सब हट जाता था, और वो फिर कोशिश करते थे और अपने आप को समझाते थे कि नहीं अब मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगा। और उसी समय उनके अंदर एक साहस आता था, और वो एक बढ़िया सा टाइम टेबल बनाते थे, और बिना पहले से नक्शा बनाए यदि कोई स्कीम तैयार किया जाए उसी तरीके से वो भी उसको शुरू करते थे। यानी काफी प्रयत्न करके एक बढ़िया टाइम टेबल बनाते थे, और ऐसा टाइम टेबल होता था कि जिसमें खेलने कूदने के लिए कोई भी समय होता था। और टाइम टेबल इस प्रकार से होता था कि सुबह 6 बजे उठूंगा, हाथ मुंह धो करके नाश्ता करूंगा और पढ़ने बैठ जाऊंगा। फिर 6 से 8 अंग्रेजी पढ़ूंगा, 8 से 9 तक का, फिर 9 से 9:30 तक इतिहास पढ़ूंगा, फिर भोजन करूंगा, फिर स्कूल जाऊंगा, और 3:30 बजे स्कूल से वापस आकर के आधा घंटा आराम करके फिर 4 से 5 तक भूगोल पढ़ूंगा, फिर 5 से 6 तक ग्रामर करूंगा, और आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलूंगा, और 6:30 से 7 बजे तक अंग्रेजी कंपोजिशन पढ़ूंगा, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद करूंगा, फिर 9 से 10 तक हिंदी पढ़ूंगा, और 10 से 11 तक अलग जो और बचे हुए विषय है वो सब पढ़ूंगा, और उसके बाद आराम। यानी जो उन्होंने ये टाइम टेबल बनाया था उसमें कहीं पे भी थोड़ा भी खेलने के लिए नहीं था। और वाकई में अगर इस टाइम टेबल का कोई भी पालन करे, ना ही लेखक, कोई भी अगर पालन करेगा तो सही में वो क्लास में तो टॉप कर ही लेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेखक के साथ भी ऐसा होता था कि वो टाइम टेबल बनाते तो थे, लेकिन उसका वो पालन बिल्कुल नहीं कर पाते थे, और फिर से वो अपने उसी सब कार्यकलाप में लग जाते थे, फिर से वही खेलना कूदना घूमना फिरना। और जब वो खेल करके आते थे तो क्या होता था कि भाई वो चाहते थे कि मैं अपने बड़े भाई साहब के सामने ना पढूं,
और इसीलिए वो क्या करते थे कि अपने पैरों को दबा करके यानी धीरे धीरे आते थे कि जो बड़े भाई साहब हैं उनको पता न चले। और जैसे ही लेकिन उनके बड़े भाई साहब की नजरें उनकी तरफ होती थी कि उनके प्राण सूखने लगते थे, उन्हें लगता था डर लगने, और उन्हें ऐसा लगता था कि बस अब हमेशा की तरह मेरे सिर पर एक नंगी तलवार लटकी हुई है और ये कब कहाँ किस तरीके से मुझ पे वार करेगी ये मुझे पता नहीं है। फिर भी मौत और विपत्ति के बीच में भी आदमी मोह माया के बंधन में जकड़ जाता है। तो लेखक यहाँ पे थोड़े से दार्शनिक भी हो जाते हैं कि हाँ भाई मालूम है कि भाई अगर मौत हो और परेशानी हो तो इंसान को मोह माया का जो बंधन होता है वो छूट जाता है। अर्थात ये होता है कि लेखक भी उस समय अपने आप को तैयार कर लेते हैं कि हाँ भाई चलिए अब जो भी कुछ होगा वो सब हम झेल लेंगे, और मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी कुछ भी हो जाए, कितना भी परेशानी हो जाए, भाई साहब का आदत है डांटना, मैं डांट खा लूंगा, लेकिन मैं जो खेलना कूदना है वो सब तो बंद नहीं कर सकता। और टाइम टेबल देखिए भाई बनाना एक अलग बात होता है, लेकिन उस पे अमल करना एक दूसरी बात हो जाती है। और जो लेखक थे वो बहुत छोटे थे और उन्हें खेल कूद में वैसे भी बहुत ज्यादा आनंद आता था। तो जब वो पढ़ने की कोशिश भी करते थे तो उन्हें कभी ऐसा लगता था कि मुझे ग्राउंड में से फुटबॉल की आवाज आ रही है, या फिर जो कबड्डी के जो दाव पेच है जो दो दूसरे लोगों की आवाज आ रही है, कि जैसे लग रहा था कि उन्हें कोई अपनी तरफ खींच रहा हो। अर्थात वो चाहते थे कि नहीं जाऊं, लेकिन फिर भी वो सारी घटनाएं, वो सब आवाज और वो सब खेल कूद के मैदान, वहां के दोस्तों की आवाज, वो सब उन्हें अपनी तरफ खींचने लगते थे। और जो भी इन्होंने इतना मेहनत करके और अपने मन को तैयार करके टाइम टेबल बनाया था और उसको कोशिश किया था पालन करने की, वो सब का सब धरा का धरा रह जाता था। और जो ये इतना जानलेवा और आंख फोड़ने वाला जो टाइम टेबल इन्होंने तैयार किया था वो सब का सब खत्म हो जाता है। और उन्हें भी ये चीज पता होती है कि हाँ अब इसका यही अंत होने वाला है। और इन सब के बीच में फिर फाइनल एग्जाम हुआ और जिसमें भाई साहब फेल हो गए और जो लेखक थे वो फर्स्ट क्लास आ गए। और फिर लेखक और उनके बड़े भाई के बीच में केवल 2 साल का ही अंतर रह गया था। और उस समय लेखक के मन में ये आया कि मैं भाई साहब को खूब खरी खोटी सुनाऊं कि अब कहाँ गई आपकी वो घोर तपस्या जो दिन रात पढ़ते रहते थे। मुझे देखिए, मैं तो खेलता रहा और पूरी क्लास में फर्स्ट भी आया। अव्वल मतलब प्रथम आना होता है, फर्स्ट आना। लेकिन वो भाई ऐसा नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि जो लेखक के बड़े भाई थे वो अपने फेल होने से काफी उदास थे, दुखी थे। तो छोटे भाई को भी उनसे कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमदर्दी थी, तो उनके घाव पर नमक तो नहीं छिड़कना चाहते थे और ये उनके संस्कारों के खिलाफ भी था। भाई साहब का जो व्यवहार था लेखक के प्रति वह भी अब धीरे धीरे थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि उन्होंने भी देखा कि खेलने कूदने के बाद भी क्लास में प्रथम आया है, फर्स्ट आया है, और मैं इतना मेहनत करने के बाद भी फेल हो गया हूँ। तो कोई ना कोई आज के टाइम में यही होता है, ज्यादातर लोग में क्लास में फर्स्ट आने के लिए ही तो पढ़ते हैं। उन्होंने कितना सीखा, कितना उसको अपने आप में उतारा, ये बात तो रह नहीं गई है। सबको बस इसी बात से मतलब है कि हाँ भाई क्लास में फर्स्ट आया, और क्लास में फर्स्ट आने का मतलब ये होता है कि पढ़ने में सबसे अच्छा हुआ तो ही फर्स्ट आ रहा है। तो ये सारी चीजें देखते हुए लेखा का जो व्यवहार था आ, वो भी थोड़ा सा चेंज हो गया था, क्योंकि उनमें घमंड आ गया था। और उनके जो बड़े भाई साहब जो थे वो भी थोड़े से नरम हो गए थे। अब उनका जो रौब था, पहले जो इतना डांटना था, वो उसमें अभी थोड़ा नमी आ गई थी, वो इतना ज्यादा उनको डांटते नहीं थे। और जो लेखक थे वो अब आजादी से खेलने कूदने लगे थे। अब उनको कहीं ना कहीं अंदर से काफी मजबूती मिल गई थी, और उनको कहीं ना कहीं ये भी समझ में आ गया था कि हाँ अगर बड़े भाई साहब मुझे अगर कुछ कहेंगे तो मैं कह दूंगा कि भाई आपने इतना मेहनत करके, इतना खून जला करके, रातों दिन पढ़ाई करके कौन सा तीर मार लिया, और मुझे देखिए मैं तो खेलते कूदते ही क्लास में प्रथम आ गया। जबान से या हेकड़े जताने का एहसास तो लेखक को नहीं हुआ, अर्थात उन्होंने साफ साफ ढंग से तो ये बात उनसे नहीं कही थी, लेकिन उनका जो व्यवहार था उसमें कहीं ना कहीं बड़े भाई को भी समझ में आ गया था। और बड़े भाई साहब का भी जो व्यवहार था वो थोड़ा सा पहले बदल गया था, नरम हो गया था। भाई साहब ने भी ये जान लिया था कि ये जो मेरा छोटा भाई है वो नॉर्मल बुद्धि वाला यानी एकदम साधारण बुद्धि वाला नहीं है, वो एक तीव्र बुद्धि का बालक बालक है। क्योंकि जब इतना कम पढ़ाई करके खेलकूद के भी क्लास में फर्स्ट आ सकता है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो बुद्धि वो काफी तेज होगी। और एक दिन ऐसा होता है कि वो सुबह जिस प्रकार से लेखक को उठाते थे, बड़े भाई साहब खुद भी उठते थे और अपने भाई को भी उठाते थे पढ़ने के लिए। लेकिन ऐसा हुआ एक दिन कि जो छोटे भाई साहब थे, लेखक अर्थात,
वो पूरा समय सुबह से लेकर के दोपहर के भोजन तक का टाइम वो पूरा खेलते रह गए गिल्ली डंडा। और जब उनको भूख लगी तब वो वापस लौट के आते हैं। और उस समय तो ऐसा हुआ था कि जो बड़े भाई साहब थे, जिस तरीके से ऐसा लग रहा था कि एकदम तलवार लेके खड़े हो और डायरेक्ट उनके ऊपर टूट पड़ेंगे, लेखक के ऊपर। और वो कहते भी हैं कि इस साल तो पास हो गए और क्लास में फर्स्ट भी आ गए, जिसकी वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो घमंड है वो बड़े बड़े लोगों का नहीं रह सका है, तो तुम्हारी क्या हस्ती है, तुम्हारा भी घमंड एक दिन वही। और तुमने क्या रावण का हाल नहीं पढ़ा है? उसके चरित्र से तुमने कुछ सीखा नहीं है, या फिर सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ दिए थे और एग्जाम पास कर लिया, बस हो गया। लेकिन एग्जाम पास कर लेने से किसी की बुद्धि का विकास नहीं होता है। जो कुछ भी पढ़ा जाए, यदि उसका अर्थ नहीं समझा जाए, उसको अपने जीवन में नहीं उतारा जाए, तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और उसी में वो रावण का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि इस पूरी पृथ्वी पर रावण के जैसा चक्रवर्ती राजा नहीं था और उतना ज्ञानी भी कोई नहीं था, लेकिन वो फिर भी उसका अंत बहुत बुरा हुआ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत अधिक घमंड था। फिर उसी बात में वो ये भी कहते हैं कि जो ये अंग्रेज है, इन्होंने भी अपना जो विस्तार है वो बहुत अलग अलग देशों में किया हुआ, लेकिन इसको हम चक्रवर्ती राजा तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे राज्य हैं जो इनके अधीन नहीं रहना चाहते हैं। और रावण भी एक चक्रवर्ती राजा था और पूरे संसार के लोग उसे राजा मानते थे, उससे डरते थे। लेकिन बड़े से बड़े देवता भी उसकी गुलामी करते थे, चाहे वो आग के देवता हो, पानी के देवता हो, सभी लोग उसके गुलाम थे। लेकिन उसका अंत कैसा हुआ ये सभी को मालूम है। अर्थात अगर रावण घमंडी न होता, उस अपने शक्तियों पे, अपनी विद्या पे घमंड न होता, तो शायद उसका कोई अंत नहीं कर सकता था। लेकिन आज के समय में ऐसा है कि उसका नाम भी लिया जाता है तो हमेशा गलत के लिए लिया जाता है। और उसके ऐसे कर्म हो गए थे जिनके कर्मों की वजह से कि कोई भी उसको मान या सम्मान नहीं देता है। तो वही वो लेखक को समझाना चाहते हैं कि अभिमान करना, यानी घमंड करना, इतराना, ये सब करने से क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति दीन और दुनिया दोनों से चला जाता है। दीन यानी जो उसका व्यवहार और आचरण होता है वो भी एकदम खत्म हो जाता है, और इस संसार के लोग भी उसको कभी याद नहीं करते हैं। और शैतान का हाल भी तुमने तो पढ़ा ही होगा, क्योंकि शैतान भी जो था वो उसे भी बहुत घमंड हो गया था। वो सोच रहा था कि मैं ईश्वर से भी बढ़ के हूँ, और वो ईश्वर की भक्ति भी करता था, लेकिन उनसे ही वरदान लेके उनको ही नुकसान पहुंचा रहा था। अंत में उसका यही हाल हुआ कि उसको स्वर्ग से नर्क में ढकेल दिया गया। साहिरून ने भी एक बार अहंकार किया था और उनका अंत इस तरीके से हुआ कि उन्हें भीख मांग मांग करके मरना पड़ा था। तो वही वो लेखक ये सारे उदाहरण के माध्यम से अपने छोटे भाई को समझा रहे थे, बता रहे थे कि घमंड करना अच्छी बात नहीं होती है। और तुमने तो केवल एक ही क्लास पास किया है और अभी से तुम्हारे सर पर घमंड इतना ज्यादा चढ़ गया है, तो तुम आगे क्या करोगे? और आगे अब तुम नहीं पढ़ सकते हो। और जब इतने बड़े बड़े विद्वान लोगों का घमंड और अभिमान नहीं चल सका और उनके नाश का कारण बन सका, तो तुम्हारा क्या होगा? और यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए हो, ये एक अंधे के हाथ में बटेर लग गई है। अंधे के हाथ में बटेर लगने का मतलब होता है बिना प्रयास किए कोई बड़ी चीज पा लेना। तो तुम भी ये समझ लेना, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी है या तुम्हारे अंदर उतना ज्ञान भरा हुआ है या तुमने अपनी मेहनत से उसको पाया है, ऐसा नहीं है। हाँ भाई, लक भी कोई चीज होती है और उसी के हिसाब से आपने बिना मेहनत किए हुए एक बार तो ऐसा कर लिया। लेकिन ये बटेर केवल एक ही बार होता है, ऐसा नहीं है कि हर बार बिना प्रयास के ऐसा ही होते रहे, बार बार ऐसा ही होता रहे, ऐसा हो नहीं सकता है। और गुल्ली डंडे में भी अगर हम खेलते हैं तो उसमें भी कभी कभी चोट लग जाती है, कोई खिलाड़ी सफल होता है, कोई नहीं होता है। लेकिन सफल खिलाड़ी वही होता है जिसका निशाना खाली नहीं जाए। अर्थात खेलते भी हैं तो खेल में भी मेहनत करनी पड़ती है और सही जगह पे निशाना लगाना पड़ता है। और तुम्हारा एक बार एक क्लास में अगर तुम प्रथम आ गए तो तुम सोच रहे हो हर बार ऐसा ही होगा कि बिना मेहनत के हो जाएगा, तो ऐसा होता नहीं। और फिर वो आगे कहते हैं कि मेरे फेल होने पे मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो तुम्हारे दांतों में से पसीना आ जाएगा। यानी कि मैं फेल हो गया हूँ तो उस पे तुम मत जाना कि अरे आप तो फेल हो गए तो आप मुझे क्या समझा रहे हैं। भाई मेरे क्लास में आओगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगा, जब तुम्हें अलजेब्रा, ज्योमेट्री, इन सबों के और फिर बड़े बड़े इंग्लिस्तान के इतिहास पढ़ने पड़ेंगे, बादशाहों के नाम याद रखने पड़ेंगे। तो ये सब काम आसान नहीं है। 8-8 हेनरी होते हैं, यानी एक ही हेनरी नाम तो एक ही है लेकिन वो 8-8 होते हैं। और कौन से हेनरी ने कौन सा काम किया था, कौन से समय में किया था, जब ये सब याद करना होता है तब दिमाग का काम आता है, और ये सब काम काम नहीं होता है। इसके आगे की कहानी
अर्थात इसके आगे का जो एक्सप्लेन है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।